नमस्कार, मैं हूं सुभाष मिश्रा, एशियन न्यूज़ का प्रधान संपादक और ये हमारा कार्यक्रम है संतुलन का समीकरण। जैसे कि आप इसके नाम से समझ सकते हैं कि कहीं पर भी हम देखते हैं कि एक डिसबैलेंस होता है, तो बैलेंस इक्वेशन क्या होता है। अगर हम किसी भी फील्ड में बात करते हैं, चाहे हम शिक्षा में बात करें, स्वास्थ्य में बात करें या हम पूरे समाज व्यवस्था में बात करें, तो कहीं ना कहीं हमको एक डिसबैलेंस दिखता है। तो बैलेंस इक्वेशन क्या होता है, वो हमारे परिवार में भी होता है, समाज में भी होता है और अलग अलग क्षेत्र में होता है। तो आज हम लोगों ने जो यहाँ बातचीत रखी है, ऐसे तो आज सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो महिलाओं को साधने में लगी है एज ए वोटर। मुझे लगता है कि पहली बार इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में महिलाओं को वोटर के रूप में पहचान मिली है। वरना लोग समझते थे कि इनके पति को बोल दो तो वो जो जिसको बोलेंगे वोट दे देंगे, पर इस बार पहली बार जो महिलाएं हैं उन्होंने ये बताया है कि हम वोटर हैं और हमारा एजेंडा भी आपको तय करना पड़ेगा। यही वजह है कि चाहे कोई भी पार्टी हो, वो महिलाओं के लिए अलग अलग एजेंडा लेके आ रही, योजनाएं लेके आ रही हैं और महिलाएं उससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि मैं ममता कालिया की एक कविता के साथ अपनी बात को, विषय को की शुरुआत करूंगा। ममता कालिया की एक खाटी घरेलू औरतें एक कविता का लंबी सीरीज है, जिसमें ममता कालिया की एक कविता है, कभी कोई ऊंची बात नहीं सोचती खाटी घरेलू औरत, उसका दिन कतर ब्योंत में बीत जाता है और रात उधेड़ बुन में, बची दाल में पराठे बना लूं, खट्टे दही की कढ़ी, मुनिया की मैक्सी को ढूंढूं, कहाँ है साड़ी सितारों जड़ी, सोनू दुलरवा अभी रो के सोया, उसको दिलानी है पुस्तक, कहाँ तक तगादे करूं इनसे, छोड़ो आज तोड़ूं ये गुल्लक। ममता कालिया की कविता है, जो घरेलू औरतें होती हैं और घरेलू औरतों के श्रम को हमारे समाज में उस तरह से नहीं गिना जाता जैसा गिना जाना चाहिए। तो आप लोग हमारे साथ हैं, मैं अलग अलग लोग अलग अलग फील्ड से हैं और मैं चाहूँगा कि इसमें आप अपनी बात संक्षेप में कहें। ये विषय है, आप मुझसे विचार में असहमत हो सकते हैं, आप कहेंगे नहीं हम तो लीड कर रहे हैं, हमको कोई पीछे नहीं कर रहा, बहुत सही बात, आपके अपने अनुभव, पर हम इस अनुभव को दर्ज करेंगे। ये पूरा जो हमारा कार्यक्रम है, ये शनिवार और रविवार को हमारे चैनल एशियन न्यूज पर 1165 पर, टाटा स्काई और अन्य प्लेटफॉर्म पे आप देख सकेंगे। इसकी लिंक भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे और हम चाहते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हर हफ्ते हम इसी तरह का कार्यक्रम करते हैं एक विषय पे। मैं अपराजिता से चाहूँगा कि अपराजिता, आप इसकी शुरुआत करो कि ये जो मैं कह रहा हूँ कि क्या महिलाओं की जो हिस्सेदारी है वो वाकई में उसकी कितनी असरकारी है, कि या कई बार सिर्फ रस्म रिवाज के लिए हम लोग महिलाओं को आगे कर रहे हैं। हमने बहुत ज़्यादा प्रगति देखी है महिलाओं की, और मैं तो अपनी मीडिया नौकरी के अनुभव से जानती हूँ कि हम लोगों ने जो महिलाओं को हर क्षेत्र में जगाने का एक कार्य करते हैं मीडिया कर्मी, वो कहीं पर भी ये असमानता की बात तो आती ही नहीं है। हम लोगों ने, चाहे महिलाओं की शिक्षा को लेकर हो, चाहे महिलाओं को वोट देने के अधिकार को लेकर हो, चाहे उनके व्यक्तिगत पारिवारिक अधिकार के ऊपर हो, आज तो भारत में महिलाओं को हर तरह की छूट मिली है, हर तरह के अधिकार हैं, हर तरह से वो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकती हैं। तो हमारे देश में परिवर्तन तो बहुत हुआ है और महिलाओं की हिस्सेदारी जो है वो भी बहुत एक महत्वपूर्ण और काफ़ी प्रगतिशील उसमें शामिल हुई है और एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में महिलाएं हैं, बल्कि जैसे अभी आपने कहा कि पंच वाला जो होता है उसमें 50% का आरक्षण दिया, तो गाँव में महिलाएं पंच, सरपंच से लेकर उन्नत किसान भी हैं, खेलों में उनके परचम लहरा रहे हैं। और विज्ञान के क्षेत्र में देखें तो हमारे देश के रॉकेट अभियान में भी महिलाएं प्रमुख रही हैं। तो कहाँ से हम बोलेंगे कि हमारे उसके संतुलन में महिलाओं की हिस्सेदारी कम है? वो तो बहुत महत्वपूर्ण है और इसी से हमारा देश, एक शब्दों में ले तो बोल सकती हूँ, हमारे देश को, जो भारत को विश्व गुरु बन रहा है आज और बन गया है बोलते हैं, तो वह बराबरी की समझदारी से हुआ है, बराबरी के अधिकार से हुआ, हर नागरिक को जागरूक करने से हुआ है। तो महिलाओं और पुरुष दोनों का संतुलन काफ़ी अच्छा है और ये आगे हमारे को और महत्वपूर्ण, हमारे देश को और महत्वपूर्ण पायदान पर ले जाएगा और ऊंचाइयों पर ले जाएगा। ये मेरा व्यक्तिगत मत है और मैंने अपनी पूरी सर्विस लाइफ में और पूरी पर्सनल लाइफ में कभी भी नहीं देखा कि महिलाओं को कहीं किसी चीज़ से कमतर आंका गया है। जी,
अपराजिता जी ने ठीक कहा कि महिलाओं को कहीं कमतर नहीं आंका गया है और उनको बराबरी से हिस्सेदारी मिलती है, ये एक पक्ष है। आपका हर आदमी का अपना अपना एक अनुभव संसार होता है और वो अपने अनुभव से बहुत सारी चीज़ें बात करती। पर बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिनको ये लगता है कि उनकी जिस तरह से उपस्थिति होनी चाहिए, घर में एक निर्णायक भूमिका होनी चाहिए। एक होती है सूचना देना और एक होता है निर्णय लेना कि मैं ऐसा कर रहा हूँ या मैं ऐसा करूँ। तो ये कई बार होता है कि घरों में हम ये मान लेते हैं कि उनकी सहमति जो है रजामंदी है। बहरहाल मृणालिका ओझा जी हमारे साथ हैं, वो साहित्यकार हैं और वो नौकरी भी करती हैं, बहुत कविताएं भी लिखती हैं। तो मृणालिका जी, मैं चाहूँगा कि आप भी अपनी बात इस पे रखें। सुभाष जी और सभी साथियों को नमस्कार। मैं मृणालिका ओझा और मैं थोड़ा बहुत लेखन का कार्य करती हूँ, इसके साथ साथ सामाजिक सेवा भी करती हूँ। अब महिलाओं की भागीदारी की बात है तो मुझे ऐसा लगता है जैसा कि आंकड़ों के हिसाब से लगभग 70% महिलाएं जो हैं अब साक्षर हो गई हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो साक्षरता की दृष्टि से महिलाएं पीछे नहीं हैं, किंतु यदि आप देखें कि महिलाओं का योगदान किस तरह से समाज में है तो मुझे लगता है अभी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की हमको ज़रूरत है। हर जगह आज भी परिवार टूट रहे हैं, हर जगह आज भी समाज कमज़ोर पड़ रहा है। समाज का अर्थ जो है वो केवल किसी धर्म से और जाति से संबद्ध नहीं है। समाज तब होता है जब हमारी विचारधाराएं जो हैं वो खुलकर एक दूसरे के सामने आती हैं और उस विचारधारा में हम अधिक से अधिक बड़ी संख्या में सभी लोगों को समावेशित कर लेते हैं, तब वो समाज है। तो वहाँ पर हम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से बंधन महसूस करते हैं। कहीं हम वर्ग भेद की बात करते हैं, कहीं जाति भेद की कहीं बात करते हैं, कहीं धर्म की बात करते हैं, कहीं भाषाओं की बात करते हैं। कहीं ना कहीं हम सब में एक हल्का सा दुराव दिखाई पड़ता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं का बहुत ज़बरदस्त भागीदारी अभी भी बाकी है और जिस दिन ये भागीदारी महिलाएं जो हैं वो जागरूक होकर निभा लेंगी, उस दिन हमारे देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। कहा ही गया है कि जिस परिवार में महिला साक्षर है, पढ़ी लिखी है, उस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो बहुत ज़रूरी ये है कि महिलाएं कुटुंब का अर्थ केवल अपने परिवार के सदस्यों तक सीमित न रखें। महिलाएं धर्म का अर्थ भी केवल किसी खास धर्म, हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म या जैन धर्म तक सीमित न रखें। महिलाएं जो हैं वो सारी विचारधाराओं को अपने परिवार के बच्चे, छोटे से छोटे बच्चों के भीतर इन चीज़ों को समावेशित करें कि हर मनुष्य मनुष्य है, कि हमें हर व्यक्ति के प्रति समान रूप से उदारता अपनानी चाहिए, हर व्यक्ति के प्रति हमारा स्नेह और आत्मीयता होनी चाहिए। इस आधार पर हम बच्चों को शिक्षा दें, इस आधार पर हम अपने परिवार का संस्कार बनाएं, इस आधार पर हम जिस कॉलोनी में रहते हैं, जिस शहर में, नगर में, जिस मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ हम समाज जो बना रहे हैं, जो आपस के संबंध बना रहे हैं, वो सब हम इसी आधार पर करें कि उसमें एक औदार्य हो, विचारधारा में उदारता हो। अगर ये बात पूर्णतः महिलाएं अपना लेती हैं तो निश्चित रूप से महिलाओं की भागीदारी बहुत जल्दी असर लाएगी और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत जो है निश्चित रूप से सभी क्षेत्रों में, जैसे अपराजिता जी ने कहा, बहुत क्षेत्रों में बहुत आगे बढ़ गया है और निश्चित रूप से भारत बहुत जल्दी बहुत ऊंचे स्थान पर होगा। धन्यवाद जी। तो भारत बहुत आगे बढ़ गया है और महिलाओं की हिस्सेदारी से आगे बढ़ेगा। हमारे देश के नेता समझ रहे हैं, पर उनको लगता है कि अभी इनकी हिस्सेदारी 33% चाहिए, 50% के लिए अभी इंतज़ार करना पड़ेगा और वो भी 2029 तक उनको पूरी हिस्सेदारी के लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत है। यही वजह है कि पिछले 25-30 सालों से पार्टी किसी की रही हो, पर जब आरक्षण का बिल आया 50% का, तो कोई ना कोई बहाने से संसद में लोगों ने हंगामा खड़ा किया और महिलाओं को उनकी उस तरह की हिस्सेदारी नहीं दी जैसी देना चाहिए था। और अभी भी जो हिस्सेदारी की बात हो रही है वो भी आधी आबादी का पूरा सच नहीं है, उसमें भी कहीं ना कहीं एक डंडी मारी गई है। बहरहाल आप इस बात से खुश हैं कि आपको लगता है कि आपकी हिस्सेदारी बढ़ रही है और निश्चित रूप से हम सब जानते हैं कि जहां दो लोग बराबरी से काम करते हैं तो वहां पर काम करना आसान होता है। मैं, हमारे बीच में नीरजा भोसले जी हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि नीरजा जी वे अपनी बात रखें। नीरजा जी।
मैं वैसे पेशे से वकील हूँ और सामाजिक क्षेत्र में भी काफ़ी काम करती हूँ महिलाओं के लिए। आपको बहुत बहुत आभार कि आपने ऐसा विषय चुना जो मुझे लगता है कि समय समय पे ऐसे जो विचार हैं हमारे समाज में चर्चा के लिए आते रहना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक हम महिलाओं की स्थिति की बात करते हैं तो विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है हमारा भारत देश, और इतिहास गवाह है कि जब जब महिलाओं की ज़रूरत पड़ी है किसी भी विकट परिस्थिति में, उन्होंने आगे बढ़कर हमेशा अपना सहयोग और अपना क्षेत्र दिखाया है। चाहे वो जिजाऊ माता की बात करें, चाहे वो अहिल्याबाई होलकर जो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने उस सदी में एक बहुत बड़ा कदम उठाया था, चाहे सावित्रीबाई फूले की बात करें, तो ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं और आज भी महिलाएं काफ़ी तरक्की कर रही हैं और आगे बढ़ रही है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे समाज में, हमारा जो समाज है वो कहीं ना कहीं वर्गीकृत है। आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि महिला और पुरुष एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो ऐसा क्यों हमें अपने अधिकार के लिए हमें मोहताज होना पड़ रहा है कि हमें आरक्षण दीजिए? हम क्यों इस ओर अग्रसर हो रहे हैं? ये चीज़ हम क्यों नहीं चाहते हैं कि हम इंसान हैं? पुरुष और स्त्री से पहले एक इंसान है। मेरा एक 2 लाइन मैंने लिखा था, जीना है जीने दो, महानता की कैद से मुझे रिहा होने दो। क्योंकि हमें महान बना दिया गया है, या फिर हम महान बने रहना चाहते हैं, पीड़िता बने रहना चाहते हैं, या हम सिंपैथी गेन करना चाहते हैं? क्यों हम महान बनना चाहते हैं? जब परिवार की बात होती है तो हम सब पूरे परिवार के लिए हम कुछ बेहतर करते हैं, और उसमें छोटा सा हिस्सा अगर हम अपने लिए सोच ले तो वो स्वार्थी हो जाते हैं। अगर कहीं हम अपने अधिकारों की बात कर ले तो ये स्त्री के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक लग जाता है कि देखो इन्होंने तो परिवार को छोड़ दिया, समाज को छोड़, सिर्फ अपने बारे में सोच लिया। तो क्यों स्त्री के ऊपर इतना ज़्यादा बोझ डाला जा रहा है कि वो स्त्री ही है तो उसको ये सब चीज़ करना ही पड़ेगा? कभी सहनशीलता के नाम पर, कभी त्याग के नाम पर, कभी प्यार के नाम पर हमेशा एक सूरत और सीरत और मूरत बनाकर उसे पेश कर दिया जाता है। और उसके बाद उससे मैं यही पूछना चाहती हूँ कि क्या मुझसे चाहते हो? जीने की आज़ादी मुझसे छीनते हो, बोलो क्या मुझसे चाहते हो? तो मेरा यही है कि हमें खुद इस लड़ाई को लड़ना होगा। कहने की बात है कि ये जो विभेद है इसे ख़त्म करना होगा कि ये स्त्री ये पुरुष, इसीलिए हम पुरुषों के प्रति मोहताज है कि वो हमें कुछ दे और हम उसे लेने के लिए खड़े रहे। हम क्यों नहीं अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं? हम क्यों नहीं उठ के बोल सकते हैं कि मुझे इस बात की तकलीफ है और मैं इसे नहीं बोलती हूँ, मैं इसका विरोध करती हूँ? ये हम क्यों नहीं सोचना चाहते? और इसके लिए ज़रूरी है एक दूसरे के समर्थन की। और इसमें ऐसा नहीं है हम पुरुषों का साथ नहीं ले सकते। पुरुषों को हम कहीं ना कहीं आदताई बनाकर खुद को हम बेचारगी जो हम बना के चलते हैं ना, मुझे लगता है समाज में ये एक बहुत बड़ा गलत मैसेज जाता है, ये एक बहुत बड़ा संदेश है। और इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा समाज है जो सालों से एक सुसुप्त अवस्था से में रहता हुआ आया है, जिसमें व्यवस्था जो बनी हुई है उसको बदलना एक मकड़े की जाल की तरह है, जिसमें हमें एक एक चीज़ जो है जाले को निकालते हुए आगे बढ़ना होगा। क्योंकि लोगों के दिलों में, दिमाग में धर्म, जाति और कई ऐसी जटिलताएं वो भर चुकी हैं। उसमें कुछ ऐसी अनदेखी, अनजानी, अंधविश्वास, ये बहुत कुछ भरा हुआ है। तो उसमें अगर हमें निकल के बाहर आना है तो उसके लिए ज़रूरी है एक दूसरे के समर्थन और साथ, और ऐसी छोटी छोटी परिचर्चाओं की। और मीडिया से भी यही निवेदन रहेगा कि ऐसी परिचर्चाएं वो बड़े स्तर पर भी करते रहे और महिलाओं को ऐसे ही जोड़ते रहे, ताकि इस बात को हम हर एक महिला तक पहुँचाएँ और वो जागरूक हो कि हाँ, क्योंकि हम एक मॉड्यूल में अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके चल रहे हैं महिलाएं कि इस परिधि से मैं बाहर नहीं निकल सकती हूँ, कि समाज मुझे रोकता है। अगर वो परिधि आपके बेहतर के लिए है तो उसे आपको लांघना होगा, और उसे आप लांघोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। वरना ऐसी ही स्थिति में जीवन पर्यंत हम बस इसी उम्मीद में आस लगाए बैठे रहेंगे कि कोई आएगा और हमारा उद्धार करके चले जाएगा, और अहिल्या की तरह हम भी राम का इंतज़ार करते बैठे रहेंगे। लेकिन कलयुग है, राम नहीं आएगा, अहिल्या को खुद ही उठना होगा। बस इसी बात से मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। आप कह रही राम नहीं आएंगे, 500 साल बाद राम आ गए, उनके पास मकान नहीं था,
गाना हिट हो गया, मेरी झोपड़ी में राम आएंगे तो मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अब बहुत सारे लोग कष्ट में हैं, पूछ रहे हैं कि राम भी आ गए, सब कुछ हो गया, अब हमारे कष्टों का क्या होगा। और आप सही कह रही हैं कि कोई अहिल्या उद्धार के लिए राम नहीं आएगा, हमको खुद जो है अपने बारे में सोचना होगा। बहरहाल आप लोग सब महिलाएं हैं, हमसे ज़्यादा कथा पूजा धार्मिक जो चीज़ें हैं वो आप उसमें रहती हैं, क्योंकि पुरुष बहुत बार खाने कमाने के नाम पे बाहर चला जाता है और वो महिलाओं को बहुत सारे संदेश देता है। मैं एक बचपन की स्मृतियों को आपसे साझा करता हूँ, फिर मैं दूसरी वक्ता को बुलाता हूँ। चूँकि मैं ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ तो कई बार ऐसा होता है कि कोई कथावाचक नहीं आता है, तो माँ कहती थी कि चल तू बैठ और कथा पढ़। तो उस समय संतोषी माता का बड़ा क्रेज था और संतोषी माता की कथा पढ़ी जा रही थी और वो पिक्चर बहुत हिट हुई थी। तो मैं वो कथा वाचता था। तो बचपन में आप जब कुछ कविताएं पढ़ते हैं, कथा वाचते हैं, तो वो आपके अवचेतन में कहीं दर्ज होती है। तो मैं जब कालांतर में जब आप बहुत पढ़ने लिखने लगते हैं, कुछ काम करते हैं, थिएटर करते हैं, तो मैं उन कविताओं के अर्थ को समझने की कोशिश करता रहा। तो उसमें एक लाइन है, आपको यदि किसी को याद होगी तो होगी, मुझे थोड़ी सी याद है, हो सकता है उसमें एक आध लाइन इधर उधर हो जाए। उसमें स्त्री कहती है, पुरुष कहता है स्त्री से कि हम जावें परदेश को, कथा में है कि हम जावें परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। पत्नी कहती कि जाओ पिया आनंद से, हमरी सोच मिटाए और राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आपनी, देग धरूं मैं धीर, सुधी मत बिसरियो हमारी, राखियो मन गंभीर। ये स्त्री कहती। मैं बाद में इसको सोचता हूं, एक लेखक के नाते, एक रंगकर्मी के नाते, तो जो एक पुरुष कह रहा है कि अपना धर्म पालन करते रहना, हम स्त्री से बहुत बार धर्म पालन की बात कहते हैं। हमारे यहाँ जब कोई निधन होता है, गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है, मैंने तो अपने घर में मना कर दिया कि अब कतई मत पढ़ना इसको, मुझे लगता है कि वो स्त्रियों के खिलाफ है। ये मैं ऐसा सोचता हूँ। और हमारे बहुत सारे जो पुराने धार्मिक ग्रंथ और बहुत सारे चीज़ हैं, उसमें स्त्री को कहीं ना कहीं, सारे उपास निराश में स्त्री यदि गड़बड़ करती है तो फिर उसका पति मर जाता है, फिर वो ईश्वर को मनाती है। मतलब जितनी धार्मिक किताबें मैं पढ़ता हूँ इस तरह के उपास की, पर मुझे लगता है कि मैं अपनी पत्नी के दीर्घायु होने की तो कोई कामना करने के लिए उपास नहीं रखता, पर मेरी पत्नी बेचारी साल में कई बार उपास रखती है। तो मैं बहुत सारी स्त्रियां जो अपने पतियों से त्रस्त हैं, क्योंकि माता पिता ने विवाह कर दिया, समाज में विवाह करना मजबूरी था, कोई उनके पास अल्टरनेट नहीं था, पर बावजूद वो परंपरा के तीजा रखती हैं। तो मेरे एक कविता की 2 लाइन है कि जब तक रखोगी तुम तीजा तो कैसे मिलेगा कोई दूजा। तो तब वो मार भी खाती हैं, प्रताड़ित भी होती हैं, पर तीजा का पर्व आता है तो वो उसको रखती हैं और दीर्घायु होने की कामना करती। बहरहाल मंजुला चंद्राकर जी हमारे साथ हैं, मैं मंजुला जी से चाहूँगा कि वो अपनी बात रखें। बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट चुना है जिसपे सभी महिलाएं चाहती है कि कुछ ना कुछ बोलें। सबके अंदर एक क्यूरियोसिटी हो गई है कि जानने की और ज़्यादा समझने की और उस बारे में बात करने की। मैं अभी नीरजा जी के बात से टोटली एग्रीड हूँ और मैम के बात से कि कहीं महिला अभी बहुत ज़्यादा दीनहीन, दुखी, बेचारी नहीं रही है। और दूसरी चीज़, नीरजा जी की बात से एग्रीड करती हूँ कि अपने लिए आवाज़ हमेशा स्वयं को उठाना होगा। अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए, ये बात हर महिला जानती है और हर पुरुष जानता है और हर व्यक्ति जानता है। लेकिन जब अपनी लड़ाई लड़ने की बात आती है तो वो पीछे हो जाती है, जब अपने हक की बात आती है तो वो पीछे हो जाती है, बिकॉज ऑफ पुराने कल्चर। क्योंकि जैसे सर जी ने कहा, पुरानी कुछ रीति रिवाज और कुछ धारणाओं ने हमको बांध रखा है एक घेरे के दायरे में। वहाँ से हम निकलना नहीं चाहते। हमें सब पता है ये हमारे लिए अच्छा है, ये हमारे लिए बुरा है, ये हमारे लिए क्या क्या है, सबको सब पता है, लेकिन आप उस घेरे से बाहर निकलना नहीं चाहते। तो आपको पुरुष वर्ग ने नहीं बांधा है, आपको किसी और ने नहीं बांधा है, आपने स्वयं खुद को बांधा है। और रही बात इक्वलिटी की, इक्वलिटी तो बिल्कुल ज़रूरी है। प्रकृति ने, उस ईश्वर ने हर किसी को अपने हिस्से का एक
बहुत अच्छी ऊर्जा दी है। पुरुष अपने क्षेत्र में बहुत परफेक्ट हैं, उनको जो काम दिया गया है वो करते हैं। वैसे ही औरतों को अपने क्षेत्र में जो काम करने की जिम्मेदारी दी है, जो एनर्जी उनको दी गई है, वो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करती है। तो किसी को कम ज़्यादा आंकने की कहीं ज़रूरत नहीं है। दोनों को पूरे सृष्टि के संरचना के लिए इक्वली भगवान ने बनाया गया है। तभी तो हम इस सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए दोनों का योगदान इंपॉर्टेंट है। अब रही बात एक नई सृष्टि को लाने की या नई सृष्टि के संरचना की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर महिलाओं का योगदान सबसे विशेष माना जाता है, क्योंकि आप एक नई सृष्टि को इस दुनिया में लाते हैं और उसका पालन पोषण पुरुष वर्ग तो कमा के लाके पैसे आपको दे देता है, लेकिन एक महिला शुरू से कच्ची मिट्टी से लेकर एक बड़े होने तक इस समाज को कैसा व्यक्ति देना है वो उसका निर्धारण करती है। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी जब खुद ईश्वर ने आपको दी है तो आप अपने आप को कम कैसे आंक सकते हैं। एक नई दुनिया का पूरा दारो मदार आपके हाथ में दे दिया गया है कि आप नई दुनिया कैसा चाहते हैं। आप नई दुनिया जिस तरीके से चाहते हैं वही चीज़ें आप अपने बच्चे के मन में शुरू से लेकर अंत तक भरते हैं, और जब वो बच्चा कल को निकल के बाहर आता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, कोई भी हो, तो वो आपके बनाए हुए चीज़ें हैं। आपने उसको इस दुनिया के लिए प्रिपेयर किया है, तैयार किया है, और उस विचारधारा के साथ वो बच्चा इस दुनिया को पूरी तरीके से गढ़ता है या बनाता है। फिर हम कहीं से कम नहीं हैं। रही बात छोटी मोटी जो इक्वलिटी की भावना है, तो वो मैं मानती हूँ। मैंने बहुत यहाँ से बहुत 100 किलोमीटर दूर एक गांव में मेरा एजुकेशन हुआ है, और वहाँ पर मैंने देखा है कि फीमेल जितना मेहनत करती सेम उतना ही मेल भी मेहनत करते थे, पर एक जो रोजी उनको दिया जाता है पैसा, तो उनको 100 रुपया मिलता था, उनको 200 रुपया मिलता था। तो उस चीज के लिए मैं जरूर बोलूंगी कि बराबरी का भावना होना चाहिए, जितना उनको दिया जा रहा है उतना उनको भी दिया जाए। लेकिन बाकी उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी भी और क्षेत्र में उनको बहुत ज्यादा लड़ाई करने की जरूरत है। हाँ, अपने लिए खुद को लड़ाई करने की जरूरत है। आप महिला नहीं होंगे, आप पुरुष होंगे, तो भी आपको लड़ना पड़ेगा खराब चीजों के लिए। तो आप महिला हैं तो भी लड़िए खराब चीजों के लिए। तो इसी बात के साथ मैं यहाँ पे इन चीज़ों को विराम करना चाहूँगी। लेकिन सर, इस तरीके का टॉपिक हमेशा होना चाहिए और नए नए मुद्दों पे भी होना चाहिए जिस पे हम अपनी बात रख सकें। सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी का। जी देखिए, हम जिस समाज में हैं वो थोड़ा आधुनिक हुआ है, तकनीक के मामले में बहुत आगे हुए हैं। आज हम सब लोगों के पास मोबाइल है। हम अपने अपने घरों में महिलाएं यूट्यूब पे रेसिपी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें सीखती हैं, देखती हैं, और अपने पसंद की चीज़ें वो देखती हैं। वो ट्विटर पे जाती हैं, इंस्टा पे जाती हैं, व्हाट्सएप पे जाती हैं, और बहुत सारी चीज़ें करती हैं। अभी हाल ही में चूँकि मैं रोज़ किसी एक विषय पे लिखता हूँ और बोलता हूँ, तो मैं उसके लिए रिसर्च करता हूँ, और मुझे लगता है कि नए नए विषयों पर बात की जाए और पूरी देश दुनिया में क्या हो रहा है। तो पिछले दिनों मैं अपने एक आर्टिकल को ऐसे ही पलटा रहा था अभी आपसे बात करते हुए। तो पिछले दिनों मेरे एक आर्टिकल था जिसमें एक आंकड़ा मुझे मिला कि ब्रिटेन के मानवीय संगठन ने इंटरनेशनल स्टेट ऑफ वर्ल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक 58% लड़कियों ने माना कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप पे अपशब्द और उत्पीड़न की शिकार होती हैं। 47% लड़कियां ऑनलाइन उत्पीड़न के साथ साथ शारीरिक और यौन हिंसा की उनको धमकी मिलती है। वहीं 59% जो है लड़कियों को सोशल मीडिया पे अपशब्द और अपमानजनक भाषा का सामना करना पड़ता है। हम ये कहना चाहते हैं कि उनकी उपस्थिति तो असरकारी है, पर हम कभी अपनी बातचीत में, मैं मीडिया से आता हूँ, अभी मीडिया की बात हो रही थी, हम अखबार में, हमारा कानून कहता है कि जो बालिग लड़के लड़कियां हैं उनको विवाह का अधिकार है, और कोई लड़की अगर उसके माता पिता को वो कन्विंस कर रही नहीं होता है, वो अपने घर परिवार को कन्विंस कर रही नहीं होते हैं, तो अंततः वो अपनी सहेली, अपने दोस्त, अपने भाई जो भी उसके साथ होते हैं उनकी मदद लेती है और किसी आर्य समाज मंदिर में जाके विवाह कर लेती, कोर्ट में विवाह कर लेती है। परिवार निश्चित रूप से नाराज होता है। मीडिया क्या लिखता है? लड़की घर से भागी। ये खबर पुलिस वाले देते हैं, रोज नामचे में पुलिस वाले पढ़े लिखे होते हैं, बहुत सारे सेमिनार करते हैं, पर खबर मीडिया में आती है कि लड़की घर से भागी। मैं बहुत बार अपने दोस्तों से पूछता हूँ कि यार, हर लड़की को आप पीटी उषा की तरफ ये सोचते हो कि वो भाग रही है, क्यों भाई? लड़के के साथ गई वो, तो लड़के के बारे में तो आप नहीं लिखते ऐसा, पर लड़की के बारे में आप लिखते हो, और आपको लगता है कि कोई लड़की सोशल मीडिया पे कोई बोल्ड बात कहती है, वजनदारी से बात कहती है, तो हमारा नजरिया बदल जाता है। हम भलाई सोशल मीडिया का, मैं क्यों बात की आपसे, कि हमारा ये मानना है कि जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो पढ़ सकता, उसी के हाथ में मोबाइल है।
पर वो जिस तरह से जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं कि लोग रिएक्ट कर रहे हैं और उनको लगता है कि इसमें हम दिन भर मीडिया में, चूंकि अभी ट्रेंडिंग का है, तो हम लोग ये देखते हैं कि साहब किसके बोल्ड फोटो डालें, क्योंकि वो ट्रेंड होता है। अब ये फैशन सा हो गया है, तो हम उनकी उपस्थिति असरकारी दिखा रहे हैं, पर वो असरकारी बाजार के लिए है कि वो बेचने के लिए है, वो प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए है। तो कई जगह मेडिकल फील्ड में अभी बहुत सारी लड़कियां एमआर के काम में आ गई, तो इसलिए नहीं आई हैं कि उनकी नीयत अच्छी थी, जिन्होंने लगाया उनको लगता है कि डॉक्टर पुरुष एमआर को बहुत देर बिठाता है, लड़कियों को जल्दी बुला लेता है। अब बहुत सारे फोन लगा रहे हैं दिन भर, सर मकान लेंगे, लड़की की आवाज़ आती है, आदमी 2-3 मिनट बात कर लेता है। बहुत लोग तो उसी में बेवकूफ़ बन रहे हैं आजकल। रोज़ आए दिन केस हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह के केस हो रहे हैं जिसमें लोग घेराबंदी कर रहे हैं। तो उपस्थिति दिख तो रही है, बहुत सारी जगह दिख रही है, पर क्या वो असरकारी है? समाज उसको कुछ अच्छे से स्वीकार रहा है या उसको कहीं अलग तरीके से बाजार चीज़ों को बेचने के लिए भी तो इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है? ये हमको समझना पड़ेगा। मैं नेहा पटेल जी से चाहूँगा कि वे अपनी बात रखें। नेहा। पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं नारी शक्ति संगठन से हूँ। मेरा नाम नेहा पटेल है। जैसा कि सर ने कहा है कि आधुनिक मोबाइल ऐसा होता है, जो पढ़े लिखे होते हैं उनको फ्रॉड करते हैं या कुछ और करते हैं। तो ऐसा है, पढ़ा लिखा होने के कारण हम लोग साइबर क्राइम के जो जानकारी मिलती है हमको कि हमको जो कोई फ्रॉड कर रहा है या कुछ और अब शब्द बोल रहा है, अश्लील गालियाँ दे रहा है, तो हम जाकर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। और जो पढ़ी लिखी नहीं होती है, ऐसा मोबाइल या फ़ोन चलाने के लिए बस पकड़ी रहती है, बात करने के लिए, उनको अब शब्द बोला जाता है, उन लोग डर के कारण चुप बैठ जाते हैं। तो मेरा ये कहना है, आप चुप ना बैठो। जो हमको पुलिस के ज़रिए से जो हमको पावर मिला, हम अपनी जानकारी, अपना समस्या जाकर पुलिस को बता सकते हैं। तो आप लोग भी वहाँ जाकर अपनी समस्या बता सकते हैं, एफआईआर करा सकते हैं। इतना बस कहना चाहती हूँ मैं। हमारी कोशिश है संतुलन के समीकरण के जरिए कि हम उन सारी बातों को समाहित करें जो कि हमको लगता है हम फील करते हैं। वेलकम टू योर ड्रीम होम। सिंघानिया बिल्डकॉन लेके आया है आपका अपना लैंडमार्क, हर्षित लैंडमार्क। 3 and 4 BHK प्रीमियम फ्लैट विथ एम्पल बेडरूम स्पेस, एलिगेंट लिविंग रूम, जहां आप और आपकी फैमिली क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एड्रेस नियर एम्स, हीरापुर चौक, रायपुर। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। सियासी गलियारों में किस ओर चल रही है हवा? सरकार के किस फैसले का आप पर क्या होगा असर? समाज, संस्कृति और साहित्य की दुनिया में आ रहे बदलाव पर है हमारी नजर। किसान, जवान, गांव, शहर तक के हर मुकाम पर आपकी बात साहस के साथ, हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, रो रो के कहने की आदत नहीं रही, और हमने तमाम उम्र अकेले सफर किया, हम पर किसी खुदा की इनायत नहीं रही। नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। अभी लगातार साइबर क्राइम की बात हो रही है और हम मृणाली जो यहाँ गुआ हैं उनको बुलाते हैं अक्सर, और हम इस तरह की डिस्कशन कराते हैं कि साइबर क्राइम से कैसे निपटें और जो कुछ हो रहा है उससे कैसे लड़कियां बच सकती हैं। हमारे बीच में डॉक्टर सीमा निगम हैं। मैं सीमा जी आपसे चाहूँगा कि आप भी इस विषय पर अपनी बात रखें। मेरा भी मानना है कि महिलाओं की स्थिति तो बहुत सुधरी है, सुधरी ही कहा जाएगा, क्योंकि अभी बहुत बाकी है इसमें हमारे महिला सशक्तिकरण के काम करने के लिए। और जितने भी अभी बहनों ने जो भी अपने विचार रखे हैं वो सभी सही है, लेकिन एक ही वर्ग ऐसा है कि इसमें कि एक पक्ष को ही हम देख रहे हैं कि हम जो शहर की महिलाएं हैं, जो हम यहाँ अभी बैठी हुई हैं, सशक्त नारियां हैं, हम सभी एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इस वर्ग में सबसे पहले तो हमारे लिए एक राजनीतिक क्षेत्र में और एक हमारे देश की जो सर्वोच्च पद है, राष्ट्रपति का पद है, उसको एक महिला संभाल रही हैं। और उसके बाद वित्त विभाग है हमारे जो देश का, उसको महिला ही संभाल रही हैं। तो इतने बड़े देश को जो जब 2 प्रमुख महिला संभाल रही हैं, ये तो एक वर्ग हुआ। हम यहाँ बैठी एक सशक्त नारी बन के यहाँ पे हम आज
आए हुए हैं, लेकिन एक ऐसा वर्ग है जिनको अभी ज़रूरत है सहयोग की, आगे बढ़ाने की, उनको अपने हक के लिए आगे आने की ज़रूरत है। तो उस वर्ग को हमको देखना बहुत ज़रूरी है। जो महिलाएं सशक्त हो गई हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो आगे, जो महिलाएं हम अपने आसपास देखते हैं, अपने घर में काम वाली बाइयाँ आती हैं, या फिर और भी बहुत सारे जगह हैं जहां हम जाते हैं, वहां देखते हैं कि महिलाओं को, कई ऐसी महिलाएं हैं जिनको अपने घर में ही निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, उनको हर चीज़ों के लिए पूछना पड़ता है। तो ये सभी चीज़ें ऐसी है कि जिनको हमें अभी काम करने की बहुत ज़रूरत है। सरकार ने तो राजनीतिक क्षेत्र में हमको दे ही दिया है 33% आरक्षण, लेकिन और भी ऐसी कई क्षेत्र हैं जहां हमको बहुत ज़रूरी है कि उस क्षेत्र में सभी महिलाएं आगे आएं। और इसी सभी को देखते हुए मैं खुद एक साहित्यकार और मैं महिला साहित्यकार हूं, तो मैं अपनी एक रचना लिखी हूं इसी पे कि हमने अभी भी दो वर्ग समाज में देखा हुआ है। तो किन शब्दों में दूं मैं अपना परिचय। कहीं मैं गृह लक्ष्मी हूँ तो कहीं पराया धन, कहीं गृह लक्ष्मी हूँ तो कहीं पराया धन, कहीं देवी स्वरूपा हूँ तो कहीं पैर की जूती समान, कहीं हंसती हूँ मैं तो कहीं रोती हूँ मैं, और कहीं कथा बाँचती हूँ मैं तो कहीं होठ सिले हैं मेरे, कहीं पिता पति के नाम पर तो कहीं जगमग व्यक्तित्व है मेरा, और कहीं आज की आवाज़ हूँ तो कहीं बेसहारा हूँ मैं, जीवन के दोराहे पर खड़ी आज की नारी हूँ मैं। और यही आज की सच्चाई मुझे लगती है नारियों की, कि असर तो है नारियों के आगे बढ़ने में, लेकिन वो असर अभी थोड़ा थोड़ा शहर क्षेत्र में दिखा है, और बहुत अभी ऐसे क्षेत्र बचे हैं जहाँ नारियों को आगे आना पड़ेगा। धन्यवाद जी। तो अच्छी बात कही आपने। अब मैं चाहूँगा कि उर्मी जी जो हैं वो अपनी बात रखें। बात यहाँ पर हो रही है महिलाओं की भागीदारी की। समाज के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनमें निश्चित रूप से स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, किंतु जितनी बढ़ी है उससे लगभग 100 गुना से अधिक और काम करने की अभी आवश्यकता है, मेरा ऐसा मानना है। महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ती हुई हमें दिखाई देती हैं, उनको भागीदारी सरकार की ओर से सुनिश्चित की जा रही है, उससे मैं कागजी भागीदारी मानती हूँ। नेतृत्व का जहाँ तक प्रश्न आता है वहाँ पर महिलाओं की संख्या बहुत कम हमें दिखाई देती है। जैसा कि अभी मेरी सखी ने उदाहरण दिया कि हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति का पद है उसे एक महिला सुशोभित कर रही हैं, किंतु वहीं तक हमें नहीं सोचना है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर महिलाएं बहुत पिछड़ी हुई भी दिखाई देती हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है उसकी एक रिपोर्ट मैं कुछ दिन पहले पढ़ रही थी, उसका ये कहना है कि भारतीय महिलाएं सचमुच इतनी कर्मठ हैं और उनका प्रबंधन जो है अद्भुत है, किंतु फिर भी यहाँ जो लैंगिक असमानता दिखाई देती है, जो भेदभाव दिखाई देता है, जो महिलाओं का शोषण होता है, उसमें मात्र 25% भी कम कर दिया जाए, इतनी बस कमी लाई जा सके, तो जो भारत की जो जीडीपी है वो कहाँ ट्रिलियंस तक आगे बढ़ाया जा सकता है। महिलाओं की भागीदारी की और बात करें हम, संसद में जो प्रतिनिधित्व है, जितने सांसद पुरुष सांसद हैं उस पर कितनी महिलाएं हैं? 10% या 11 कह लें, इससे अधिक नहीं है। विधानमंडलों में भी वैसी स्थिति है, 9 या 10%। आज जो प्रशासकीय सेवा है हमारी IAS, उसमें महिलाएं कितनी हैं? उसके भी आंकड़े कुछ ही वर्ष पूर्व जो जारी किए गए थे उसमें मात्र 11 से 15%। इसलिए बहुत अधिक उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, काम किए जाने की आवश्यकता है कि कैसे महिलाओं को और अधिक आगे लाया जा सकेगा। हम केवल शहरों में जो महिलाएं आगे बढ़ी हुई दिखाई दे रही हैं उनकी तरफ ध्यान ना दें। जो छोटे कस्बे हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पर महिलाओं की स्थिति कैसी है उसके बारे में भी विचार करें। एक बहुत बड़ा क्षेत्र है कृषि क्षेत्र, जो हमारी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा आधार माना जाता है। उसमें महिलाओं की भागीदारी, जो सरकारी आंकड़े हैं वे कहते हैं कि 60% है, किंतु उस पर भी विचार करें कि वहाँ भी केवल वो भूमिहीन श्रमिक हैं, उनके हाथ में कोई पावर नहीं है। और जो महिला किसान है उनके पास कितनी ज़मीन है, ज़मीन की मालिक हैं वो, ऐसी भी कहा जाता है। ऐसे जो आंकड़े हैं उनके अनुसार हम कह सकते हैं कि वो भी 16% है। तो हम कैसे इस बात पर संतोष कर सकते हैं? और इसके साथ ही एक और बात, जैसे कि अभी
हमारे जो संपादक महोदय हैं उन्होंने बताया कि महिलाओं को 33% आरक्षण की बात हुई। तो क्यों 33? जब कहते हैं कि आधी आबादी है तो आधे जो संसाधन हैं, आधे जो अधिकार हैं वो महिलाओं को मिलने ही चाहिए। उसके लिए बहुत अधिक लड़ाई की आवश्यकता क्यों, संघर्ष की आवश्यकता क्यों, कानून की आवश्यकता क्यों? अपने आप क्यों ना हो ऐसा काम? तभी तो समाज में जो संतुलन की बात चल रही है, यहाँ पर संतुलन का समीकरण कैसे बनाया जाएगा? जब आधी आबादी है तो उसके पास आधे अधिकार भी तो होने चाहिए। उसमें कमी क्यों है? जब तक ऐसी स्थिति नहीं आ पाएगी तब तक महिलाओं को आप आगे बढ़े हुए नहीं देख पाएंगे। और ये सब समझते हैं, अच्छी तरह सब जानते हैं कि जो सशक्त महिलाएं हैं वे सशक्त समाज की, सशक्त राष्ट्र की आधार हैं। तो उन्हें भी वैसा ही सशक्त बनाना भी आवश्यक है। अन्यथा ये सारे जो दावे किए जाते हैं वे सब मात्र, जिन्हें मैं कहूँगी, कागजी हैं। तो यह आवश्यक है कि हम इस पर विचार करें और केवल उत्साह में, जोश में इस तरह की हवाई जो बातें हैं वो ना करें। ज़मीनी स्तर पर काम होना चाहिए। महिलाओं को वास्तव में जो अधिकार मिलने चाहिए वो मिलें और उसके अनुसार वो काम करें, उसके अनुसार आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो उर्मिला जी ने बहुत सारे आंकड़ों के साथ बहुत सारी सच्चाइयों को बयान किया और वो सच्चाइयाँ अपनी जगह हैं। मैं, मेरी एक पसंदीदा कवित्री अनामिका, उसकी एक कविता आपके सामने साझा करना चाहता हूँ कि ईसा मसीह औरत नहीं थे, ईसा मसीह औरत नहीं थे, वरना मासिक धर्म 11 बरस की उम्र से उनको ठिठका ही रखता देवालय के बाहर। ईसा मसीह औरत नहीं थे, वरना मासिक धर्म 11 बरस की उम्र से उनको ठिठका ही रखता देवालय के बाहर। बेथलेहम और यरूशलेम के बीच कठिन सफर में उनके हो जाते कई तो बलात्कार, और उनके दूध मुहे बच्चे 40 दिन और 40 रातें जब काटते सड़क पर, भूख से बिलबिला के मरते एक एक कर, ईसा को फुर्सत नहीं मिलती सूली पे चढ़ जाने की भी। मरने की फुर्सत भी कहाँ मिलती सीता को, लौक उसके तीरों के लक्ष्य भेद तक। ये अनामिका की कविता है। अभी हमने स्त्रियों की पूरी दुनिया में क्या स्थिति है इसको लेकर एक साहित्य विशेषांक निकाला है। इसमें भी बहुत सारे देश की बहुत सारी कवित्रियों से उनकी कविताएं ली हैं, कहानी ली हैं। तो जब हम पूरे देश दुनिया में लोगों से बात करते हैं जो सेंसेबल हैं, जो इस पे लिखते पढ़ते हैं, तो उनको लगता है कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ये बात सही है। आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि पहले से बेहतर हालात हुए हैं। मेरे एक मित्र की कविता है, कुमार अंबुज, मेरे एक दोस्त हैं, बड़े कवि हैं दुनिया के, देश के। उनकी कविता का उन्माद इस तरह से है कि वो कहते हैं कि जब मैं अपने घर में, पुराने घर में अपनी माँ के पदचिन्ह ढूंढता हूँ तो मेरी माँ के पदचिन्ह मुझे किचन में, जो घर की रसोई है वहाँ, और बीच में जो आंगन है वहाँ तक दिखाई देते हैं। उसके बाद जो पिता का एरिया है वहाँ पर मुझे माँ के पदचिन्ह दिखाई नहीं देते। मैं ढूंढता हूँ बहुत से कि माँ के पदचिन्ह दिखाई दें, पर वहाँ माँ के पदचिन्ह नहीं है। परिस्थितियाँ बदली हैं और अब हमारी माएँ या सब जगह उपस्थित दिख रही हैं। ये अच्छी बात है। हम इसी बात को और आगे बढ़ाएंगे। अभी हमारे साथ शकुंतला तरार जी हैं। उनसे भी मेरा बहुत पुराना परिचय है क्योंकि वो साहित्यकार भी हैं, पत्रकार भी हैं और हमने कई मंच साझा किए हैं। तो शकुंतला जी से मैं चाहूँगा कि वो स्त्रियों पे मैगजीन भी निकालती हैं, लगातार सक्रिय रहती है, सब जगह जाती हैं। तो वो अपनी बात, जो वो जिस तरह से खुद असरकारी हैं, जहाँ भी उनकी उपस्थिति होती है वो असरकारी होती है, तो अपनी बात रखें। वो खुद असरकारी हैं, जहाँ भी उनकी उपस्थिति होती है वो असरकारी होती है, तो अपनी बात रखें। धन्यवाद सुभाष जी। मैं शकुंतला तरार, एक पत्रिका नारी का संबल के संपादक और साहित्यकार हूँ। मैं लिखती ज़्यादा हूँ, बोलती कम हूँ। तो महिलाओं की जैसे बात आती है तो मुझे लगता है कि आज जो महिलाएं हैं, हम लोग जो यहाँ इस टेबल पर बैठी हैं या पढ़ी लिखी शहर की महिलाएं हैं, आप देखिएगा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। तो वो जो मंच पे बैठती हैं वो कौन सी महिलाएं होती हैं और जो नीचे बैठती हैं वो कौन सी महिलाएं होती हैं। वो 8 मार्च को महिलाओं की भीड़ इकट्ठी की जाती है इसलिए कि हमें भीड़ दिखानी है। आप
एक सुदूर बस्तर में जाइए। मैं बस्तर की बेटी हूँ, इसलिए मैं बस्तर की बात करती हूँ कि आप बस्तर, सुदूर बस्तर में जाकर उस महिला से पूछिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन कि उसके बेटे को जिस नक्सली ने उठाकर ले गया है उसकी क्या स्थिति है। क्या कभी उन माओं की चिंता की है आपने? उन बहनों की चिंता की है जिनके बच्चे या जिनके भाई, जिनके बेटे, जिन्हें नक्सलियों ने ज़बरदस्ती उठाकर ले गए? लड़कियों को भी उठाकर ले जाते हैं। वो कौन सी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का हिस्सा होंगी? वो कौन से महिला सशक्तिकरण का हिस्सा हैं जो आज बंदूक लेके निर्दोषों को मारती हैं? भाई पुलिस जो है, जिनको वो लोग मारती हैं, महिलाएं भी, तो वो भी तो आखिर पेट की खातिर जा रहे हैं, अपने माँ बहन और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। तो हम कहाँ से कहते हैं कि महिलाएं बहुत आगे भी बढ़ रही हैं? ज़रूर बढ़ती हैं, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। हम यहाँ सब पढ़ी लिखी सशक्त महिलाएं बैठी हैं, लेकिन कहाँ हैं महिलाएं सशक्त? क्या बंदूक पकड़ लेने से सशक्त हो जाएंगी महिलाएं? कि उनके लिए भी शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी, उनको जाके समझाना होगा। क्षेत्र में कितनी महिलाएं हैं जो आज फील्ड में जाने को तैयार हैं उस क्षेत्र में। मैं तो तैयार हूँ, लेकिन मुझे रोका जाता है कि आप मत जाइए क्योंकि आप महिला हैं। तो मेरा कहीं आक्रोश है जो निकल जाता है कभी कभी। सुभाष जी, आपकी बात से कहीं मैं अलग हट के बोल रही हूँ शायद। दूसरी बात ये कि मैं जिस समाज से आती हूँ उस समाज में आज से 30 साल पहले एक भी महिला सामाजिक संगठन में, सामाजिक बैठक में नहीं जाती थी। मैं पहली महिला थी जो हमारे समाज में जाके शुरुआत की जाना। और आज देखिए 30 सालों में ऐसी स्थिति है कि सैकड़ों महिलाएं आज आगे जुड़ी हैं। तो ये हमारी कहीं ना कहीं शिक्षा का प्रभाव है। तो ऐसे ही हम महिलाओं को जागरूक करना होगा। आप लोगों ने सबने, चूंकि साहित्य से जुड़े हैं, कला संस्कृति से जुड़े हैं, प्रेमचंद जी का एक बहुत फेमस उपन्यास है गोदान। उसमें एक डायलॉग है, एक संवाद है प्रोफेसर मेहता के माध्यम से कि कोई पुरुष जब अपने में स्त्री के गुण समाहित कर लेता है तो वो जो है वो कोई स्त्री जब अपने में पुरुष के गुण समाहित कर लेती है तो वो उल्टा हो जाती है, और कोई पुरुष जब अपने में स्त्री के गुण समाहित कर लेता है तो वो महात्मा हो जाता है। ऐसा पहले 1936 के पहले प्रेमचंद जब ये लिख रहे थे तो ऐसा माना जाता था कि स्त्री के गुण कौन से हैं? दया, ममता, करुणा, ये सारे त्याग, ये सारी चीज़ें। और पुरुष के गुण समझते थे प्रतिस्पर्धा और दुनिया भर की चीज़ें। अभी हम देखते हैं कि हम जिस समाज में रह रहे हैं, चलिए हम उसकी बात करते हैं। अभी हम ब्यूरोक्रेसी की बात करें, राजनीति की बात करें, जो व्यवस्था होती है, जो तंत्र होता है, उसमें जब पुरुष और स्त्री जब काम करते हैं तो वो उस तंत्र के हिस्से होते हैं, वो स्त्री पुरुष नहीं होते। इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले में स्त्रियां भी जेल में हैं, बहुत सारे पुरुष भी जेल में हैं। राजनीति में कई तरह के लोग हैं जो दोनों तरह के काम कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि जब आप किसी तंत्र के हिस्सा हो जाते हैं तो बहुत बार दया ममता एक तरफ रह जाती है। अगर महिला थानेदार हो आप और आपके सामने बदमाश आदमी है तो आप उसको 4 डंडे ही मारने पे यकीन करोगे, दया ममता को एक तरफ रखोगे। तो कई बार हम जिस तंत्र में काम करते हैं वो तंत्र भी हमसे उस तरह की आचरण करता है या व्यवस्था करवाता है। मैं आभा बघेल जी से चाहूँगा कि वो अपनी बात रखें। आभा जी। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं आभा बघेल। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं अगर नौकरी की बात करूं तो मैं राजकुमार कॉलेज में हिंदी शिक्षिका हूं। विगत 30 सालों से मैं शिक्षा दे रही हूं बच्चों को। तो मेरा रुझान स्वाभाविक रूप से शिक्षा की ओर ज़्यादा है। एक स्त्री हूं, एक नारी हूं, तो घरेलू बातों को भी अच्छी तरीके से समझती और रखती हूं। जब मुझे ऐसा लगा कि समाज में क्या योगदान हमें देना है, हमारी कितनी भागीदारी होनी चाहिए, तो मैंने समाज सेवा के क्षेत्र में अपने कदम रखे। लगभग 8 से 9 साल हो गए। दूसरों के साथ काम करते करते यूँ लगा कि पुरुष वर्ग के साथ थोड़ा सा स्त्री वर्ग को ऊपर नहीं लाया जाता है। अपनी संस्था खुद बनाई जिसमें ज़्यादातर लोग जिसको कह सकते हैं पढ़े लिखे वर्ग के, मतलब नौकरी करने वाले या
सब नौकरी शुदा लोग ज़्यादा लोग हैं, सबका एक सोचने समझने का अलग स्तर है। हम समाज सेवा भी करते हैं। जब समाज सेवा करते करते देखा कि महिलाओं के प्रति अत्याचार हो रहा है, तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगी कि मैं PHQ में महिला उत्पीड़न जो होता है उसकी आमंत्रित स्पीकर रहती हूँ। वे मुझे बुलाते हैं पुलिस हेडक्वार्टर में चंदखुरी में। तो महिलाओं के विरुद्ध जो क्राइम्स होते हैं, जितने भी तरह के क्राइम्स होते हैं, तो उस पर चर्चा करने के लिए मैं वहाँ जाया करती हूँ। वहाँ पर समझ में आया कि हमारे छत्तीसगढ़ का, चूँकि हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो एक बार ऐसी चर्चा हो रही थी तो समझ में आया कि बोला जाता है कि आपके छत्तीसगढ़ में तो, माफ़ कीजिएगा एक बोल्ड शब्द का प्रयोग कर रही हूँ, बलात्कार की संख्या बहुत ज़्यादा है। हमने तो उतना सुना नहीं, हम तो छत्तीसगढ़ में रहते हैं, रायपुर के रहवासी हैं। बोले नहीं, आंकड़े तो यही बताते हैं, आंकड़े यही बताते हैं। तो मैं मैंने जो अपने खोजबीन थी, अपनी बातचीत थी पुलिस वालों के साथ, वकीलों के साथ थोड़ी और गहरी की। तब पता चला कि जैसे हमारी बहनों ने बताया ना कि ये सुदूर आंचलिक बस्तर और इनर जो जंगल वाले एरियाज़ हैं, जहाँ पे कह सकते हैं शिक्षा का प्रभाव थोड़ा सा कम है, वहाँ की बात हो रही है कि जब उनके साथ कुछ एक से ज़्यादा विवाह वाली प्रथा, बहुविवाह प्रथा खत्म नहीं हुई है कहीं ना कहीं, कागजी तौर पे नहीं है। तो जब कुछ गलत हो जाता है किसी लड़की के साथ, किसी स्त्री के साथ, तो कंप्लेंट दर्ज होती है इस रूप में, उसने उसके साथ जोर जबरदस्ती की, भले वो 5 साल पहले की बात हो। हमने कहा नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ रहते हैं हम लोग, सामाजिक लोग हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो याद आ रही हैं और मैं आप लोग के सामने रख रही हूँ। शकुंतला जी ने अभी कहा कि महिलाओं को थोड़ा सा कम पहचान दी जाती है। मैं इस बात से सहमत हूँ, कम पहचान दी जाती है, और उस कम पहचान देने में, माफ़ कीजिएगा यहाँ ज़्यादातर मेरी बहनें हैं, कहीं ना कहीं महिलाओं का भी हाथ रहता है। तो मैं आप लोगों से खुले तौर पे आप लोग से कहती हूँ कि अगर हम लोग, चूँकि मैं समाज सेवी संस्था, मैं वयम फाउंडेशन की अध्यक्ष हूँ, छत्तीसगढ़ साहित्य संस्थान से की सह सचिव भी हूँ। तो अगर आपको कभी कोई ऐसी महिला दिखती है जो खुद को प्रूफ करना चाहती है, जो खुद के बल पे कुछ काम कर रही है, जो दूसरों को आगे लाने के लिए काम कर रही है, सिर्फ महिलाओं को नहीं, बच्चों को, पुरुषों को, बुजुर्गों को, किसी भी क्षेत्र में काम कर रही है और उससे दूसरे लोग प्रेरणा पा सकते हैं, तो क्यों ना हम उसे सामने लाएं, हमें उनका नाम बताइए। मैं उन्हें सम्मानित भी करूंगी, उन्हें एक मंच प्रदान करूंगी। मैं उनको मंच प्रदान करने का काम करती हूं, उन्हें अपने बारे में बताने का समय देती हूं, मौका देती हूं, ताकि उनकी अच्छी बातें दूसरों तक पहुंचें। अगर संतुलन का समीकरण की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो समाज है वो पुरुष सत्तात्मक समाज है। सिर्फ पुरुष सत्तात्मक क्यों रहे, हर चीज़ पे दोनों स्त्री और पुरुष का दोनों का हस्ताक्षर क्यों ना हो, हर चीज़ पर। जहाँ तक संपत्ति की बात आती है, तो संपत्ति की जब बात आती है, तो वहाँ जहाँ से लड़कियों ने अपने अधिकार की बात की, जब से कानून बना कि लड़कियों को संपत्ति में अधिकार मिलेगा, उनका भी हक है, तब से उनके भाई बहनों से कहीं ना कहीं मानसिक या सामाजिक या पारिवारिक टकराव होने लगे हैं। तो संतुलन है नहीं सब जगह, संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि महिलाओं को कमतर माना गया है, माना जाता है। पहले ऐसा नहीं था, आज से कई साल पहले, बहुत सालों पहले ऐसा नहीं था। स्त्रियां बराबर की हकदार थी, वो साथ में बैठी थी, वो राजा रानियों का समय हुआ करता था। बाद में धीरे धीरे मुगलों और बाकी शासकों के, अंग्रेज़ों के शासन के बाद ये बदलाव आता गया है। मैं चंद पंक्तियां कहना चाहूँगी, उससे आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे। मेरी खुद की लिखी हुई कविता है और उसके साथ मैं अपना बातचीत यहीं समाप्त करूँगी। नहीं तुम पूजनीय, नहीं तुम वंदनीय, नहीं तुम दंडनीय, नहीं तुम ताड़न की अधिकारी हो। नारी तुम केवल नारी हो, तुम माँ हो, बेटी हो, बहू हो, तुम पत्नी हो, भाभी हो, तुम जो भी हो, जिस रिश्ते में भी ढली हो, कष्टों में या नाजों में पली हो। क्यों चाहिए बराबरी का अधिकार तुम्हें? क्यों समता पाना चाहती हो? क्यों नहीं समझती अनकही बातों को? क्यों खुद को बहलाना चाहती हो? हम
अनकही बातों में उलझे हुए हैं, उसी से निकलना है। क्यों तुलना करती पुरुष से, क्यों ये बात समझती नहीं तुम, ईश्वर की उत्कृष्ट कृति हो ये मान क्यों नहीं लेती तुम। जिस तरह सीता बिन राम अधूरे, जिस तरह राधा बिन श्याम अधूरे, जिस तरह विष्णु बिन लक्ष्मी कुछ नहीं, उसी जिस तरह शिव बिन पार्वती कुछ नहीं, उसी तरह स्त्री पुरुष का नाता है जिन्हें एक साथ ही साथ निभाना है और इसी के लिए उन्हें जाना जाता है। चंद थोड़े सा बदलाव के साथ मैंने इसे पेश किया है। मैंने किसी का सहारा नहीं लिया, मेरे पति ने मुझे आगे बढ़ाया, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है तो हमें पुरुषों की अनुमति के साथ ही आगे बढ़ना पड़ता है। जितना भी कि पति ने आगे बढ़ाया, एक सीढ़ी उन्होंने चढ़ाई, उसके बाद की आगे की सीढ़ियाँ मैं चढ़ती चली गई। और मैं एक रेडियो जॉकी भी हूँ, इंटरनेशनल रेडियो जॉकी रह चुकी हूँ, जिसको मैंने खुद से छोड़ा सॉरी। और मैं मनोवैज्ञानिक काउंसलर भी हूँ, कुछ लिख भी लेती हूँ। और अगर पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी सामने लाने की कहीं कोई बात होगी तो सहर्ष स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहा जाता है कि हर सफल व्यक्ति या पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। मैं उसमें एक लेखक होने के नाते दूसरी लाइन भी जोड़ता हूँ कि हर सफल पुरुष के पीछे स्त्री का हाथ होता है और स्त्री सफल पुरुष के पीछे ही होती है। जो दुनिया में फेल हैं उनके साथ लोग कम होते हैं। बहरहाल देखिए, थोड़ा विषय बदलते हैं। अभी हम लोग स्त्रियों की बात कर रहे थे और स्त्रियां ही खुद बातचीत कर रही थी। अभी हम थोड़ा सोचते हैं कि जो पुरुष बैठे हैं वो भी कहीं ना कहीं उनके घर में बहन है, माँ है, भाभी है, तो वो भी स्त्रियों के साथ उनका रोज वास्ता पड़ता है। और एक अगर पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी से आलोक सोनी जी यहाँ हैं, वो अपनी राजनीतिक समझ में जो उनकी पार्टी है, जो स्त्रियों को कह रही कि हम महतारी वंदन के माध्यम से 1000 रुपये देंगे, हम स्त्रियों को सशक्त करेंगे, स्त्रियों का सम्मान करेंगे और बहुत सारी बातें उन्होंने स्त्रियों को कहा है। तो चलिए आलोक जी, आप भी संक्षेप में बताइए कि क्या आप कहना चाहते हैं। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एशियन न्यूज़ को, जो इतने अच्छे मुद्दे को, अच्छे विषय को आप सबके सामने रखो, हम सबके सामने रखा। थोड़ा सा मैं एक बात कहना चाहूँगा। जब मैं अंदर हॉल में घुसा उस समय जब मैंने एंट्री ली, फिर मैंने देखा इतनी सारी महिलाएं आई हुई है, तो मतलब सोचिए कि मेरा थॉट प्रोसेस जब मैं अपने घर से निकला था उस समय भी मेरे थॉट प्रोसेस में ये नहीं था कि इतनी महिलाएं आज इस बात पे, इस विषय पे बोलने के लिए यहाँ होंगी और मैं उसमें से गिनती के पुरुषों में से होऊंगा एक। लेकिन फिर मैंने अपने थॉट प्रोसेस को चेंज किया। फिर मैंने बोला कि नहीं, अगर महिला के ऊपर यदि कोई बात रखनी है, महिलाओं की सशक्तिकरण के ऊपर बात रखनी है, तो ये अगर वो महिलाएं नहीं रखेंगी तो फिर पुरुष, उसका भी अधिकार पुरुष को, ये तो गलत हो जाएगा, मैंने कहा। और एक महिलाएं यदि अपने अधिकार को किस तरह से अपनी बात रख सकती, चूँकि मैं राजनीतिक परिदृश्य से हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा अवसर था इस बात को सुनने का, आप सभी को सुनने का। तो सभी माताओं बहनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू। मेरा जो एक राजनीतिक परिदृश्य के रूप में मैं इस बात में रखूँगा, इस अपने संवाद को रखूँगा। देखिए, ये बात हमारी बहन बड़ी दीदी बोल रही थी कि वाकई में महिलाओं की हिस्सेदारी, भागीदारी जो थी, काफ़ी वर्ष पुरुष तक के बराबरी का हिस्सा था, बराबरी की भागीदारी थी। इतिहास में यदि आप पीछे जा कर के देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हुई हैं जिनका नाम आज भी चलता रहा। फिर ये मुगलों का शासन आया, फिर अंग्रेज़ों का शासन आया, और वहाँ पर में कहीं ना कहीं उनकी भागीदारी जो है वो ख़त्म होती चली गई, बिल्कुल निम्न होती चली गई। लेकिन वर्तमान स्थिति में देखता हूँ तो ना तो भूतकाल में और ना ही वर्तमान में मुझे नहीं लगता कि नारी को सशक्तिकरण की आवश्यकता है। नारी सशक्त ही है, नारी को ईश्वर ने सशक्त बनाया हुआ ही है। नारी जो है, बस उनका जो कार्य क्षेत्र था, वो कार्य क्षेत्र पहले 4 दीवारी के अंदर था, अब वो 4 दीवारी के बाहर की तरफ जा रहा है। तो पहले 4 दीवारी के अंदर वो अपने सशक्तिकरण के साथ में उस पुरुष को, अपने परिवार को संभालती थी और अपने परिवार को संबल प्रदान करती थी, या एक सफल पुरुष जैसा कि भाई साहब कह रहे थे, तो उसके पीछे किसी नारी का हाथ होता था। तो अब लेकिन चूंकि अब देखिए वर्तमान परिस्थिति बदल रही है। अब जो है वो ग्लोबल कंपटीशन चल रहा है। आज हमारे देश को आज़ाद हुए सिर्फ 75 साल हुए, लेकिन कई ऐसे देश हैं जो 150, 200, 300 साल पहले आज़ाद हुए। वहाँ पर में यदि आप नारियों की स्थिति देखेंगे तो आज वहाँ पर में नारी जो है वर्क फोर्स के रूप में बहुत काफ़ी पहले से काम कर रही है। आज अमेरिका को देख लीजिए, रशिया को देख लीजिए, या आप ब्रिटेन की बात करते हैं, ब्रिटेन को देखिए, तो ये वर्क फोर्स के रूप में नारी जो है वहाँ पर में फीमेल काफ़ी समय से काम करी, कंधे से, पुरुषों से कंधा से कंधा। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन जो है वो आज मजबूर कर रहा है हर देश को, हर राजनीतिक पार्टी को, कि अब
वो जो नारियां हैं, जो हमारे देश की महिलाएं हैं, उनको आगे बढ़ाएं। एक होती है राजनीतिक परिदृश्य की बात होती है, तो राजनीतिक परिदृश्य में अभी भी कुछ बहनें माताएं डिमांड कर रही थी कि उनको वो जो स्थान मिलना चाहिए। तो उसमें एक बाधा ये आती है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि अगर मान लो किसी को विधानसभा का टिकट देना है या लोकसभा का टिकट देना है, तो आभा बुलाते हैं, तो अगर मान लो 500 पुरुष पहुंच रहे हैं तो उसमें से 25 महिलाएं होती है या 30 महिलाएं होती है, 50 महिलाएं, तो आप देखिए उनका पार्टिसिपेशन कितना कम है। तो इसीलिए पंचायत स्तर पे रिजर्वेशन दिया गया। क्यों रिजर्व? फिर उसके बाद नगर निगम के स्तर पर रिजर्वेशन दिया गया ताकि उनकी भागीदारी बढ़े। तो जैसे जैसे निचले स्तर पे उनकी भागीदारी बढ़ते चले जाएगी, वो अपने नंबर्स को बढ़ाते चले जाएंगे, तो उनको आगे विधानसभा में यदि अगर आज किसी पार्टी को, मैं सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करूंगा, कांग्रेस पार्टी की बात, किसी भी पार्टी को यदि मान लो विधानसभा स्तर पे किसी महिला कैंडिडेट को टिकट देनी है तो उनके पास ऑप्शन कम हो जाते थे। लेकिन आज की परिस्थिति बदलते जा रही है। उसका ये किसका असर है? ये उसका असर है जो सरकार ने पिछले समय पे लिया था कि पंचायत पे या नगर निगम पे भागीदारी दी जाए या रिजर्वेशन दिया जाए। अब यही कुछ आगे भी भविष्य में आपको नजर आएगा। आज 33% जो लोकसभा में आरक्षण का बिल पास हुआ है, उसको इस तरह से इसीलिए इमीडिएटली लागू नहीं किया जा रहा है। उसका कारण भी यही है क्योंकि अभी भी जो नंबर्स चाहिए कैंडिडेट डिसाइड करने के लिए वो नंबर अभी भी नहीं मिल रहे हैं, अभी भी बहुत सीमित संख्या में मिल रहे हैं। तो वो हिस्सेदारी जब बढ़ते चली जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो हमारी भारतीय नारियां हैं वो पुरुषों के साथ में राजनीतिक परिदृश्य में भी कंधा से कंधा मिलाएगी। और रही बात उनको मजबूत करने की, सशक्त करने के लिए, तो आदरणीय मोदी जी ने या सरकार की बात करूं तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं लाई हैं। ठीक है, एक तो 33% आरक्षण का बिल उन्होंने पास कर दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया, सुकन्या सुरक्षा योजना लेकर के आए, ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया। तो ये सब चीज़ें जो है भविष्य को ही ध्यान में रख करके किया गया है ताकि नारी जो है सशक्त हो और मजबूत हो और आगे आए और वोकल बने और पुरुषों के साथ में कंधा से कंधा मिला करके चले। तो सरकार अपने परिप्रेक्ष्य में पूरा वो प्रावधान कर रही है। अब इसमें पार्टिसिपेशन जो है ना आप लोगों को बढ़ाना है और आगे आना है। और जो भी योजनाएं आती है या आपको जैसे आज इतनी संख्या में आप लोग आए, मुझे बहुत अच्छा लगा और सभी के लिए एक बार ताली बनती है। तो बाकी मैं अपनी बात को संक्षेप में यही विस्तार देता हूँ। हमारी कोशिश है संतुलन के समीकरण के जरिए कि हम उन सारी बातों को समाहित करें जो कि हमको लगता है हम फील करते हैं। भाई एक ऐसा मंच है जिसके जरिए हम अलग अलग विषय पे बातचीत करते हैं। आप आज की इस पूरी बातचीत में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में जब भी आपके अनुकूल विषय होगा तो हम आपको निश्चित रूप से बुलाएंगे और बातचीत करेंगे। आप अलग अलग जगह काम करते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा काम है जिसको मीडिया में आना चाहिए, आप यदि हमको इन्फॉर्म करेंगे, अगर हमारा टीवी टीम नहीं आई तो अगर आप हमको फुटेज भेजेंगे तो हम उसका भी कवरेज करेंगे और हम उसके बारे में भी लोगों को बताएंगे। तो आप सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एशियन न्यूज़ आपको धन्यवाद ज्ञापित करता। नमस्कार।